नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का जो है लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कम्यूटेशन को सुधारने की विधियों पर बात कर रहे थे और हमने कम्यूटेशन सुधारने की निम्न विधियों पर चर्चा कर लिया था, जिसमें सबसे पहला विधि था रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा था वोल्टेज कम्यूटेशन, तीसरा था ब्रश शिफ्ट द्वारा कम्यूटेशन को कम करना और इंटरपोल के उपयोग से और कंपनसेटिंग बाइंडिंग के उपयोग द्वारा। इसको जो है ग्राफ के रूप में जो है रिप्रेजेंट किए थे कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोग जो है पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज इसके आगे हम लोग ये जो विधियाँ दी गई हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है पहली विधि पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहला सिलेक्शन करते हैं इसका रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का। तो आइए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए, हम लोग समझने के लिए ज़्यादातर जो है दो पोल की मशीन पर विचार करते हैं। ये हमारा जो हो गया एन पोल मशीन का और ये दूसरा पोल हो गया एस पोल। हमारा आर्मेचर जो है कुछ इस तरीके का है और यहाँ हमारा नॉर्मल स्थिति में एमएनए और जीएनए होता है, जो कि मेन फील्ड फ्लक्स के लंबवत होता है। ये एमएनए ऑब्लिक जीएनए। सामान्य अवस्था में एमएनए और जीएनए एक ही एक्सिस पर होते हैं, यानी एक ही अक्ष पर होते हैं। ये हमारी बल रेखाएं जा रही हैं और यहीं पर जो है कम्यूटेटर भी होता है स्टेटर पर, और कम्यूटेटर में कई सेगमेंट खाने बने होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। कुछ इस तरीके से मैंने चित्र दिखाया था आप लोगों को। सेगमेंट कुछ इसी तरीके का होता है, इसमें कई खाने होते हैं और ये सेगमेंट क्या होते हैं, आर्मेचर के स्लॉट की संख्या के बराबर होते हैं। और हमारा कार्बन ब्रश देखिए कुछ इस तरीके से एमएनए पर रखा होता है। तो हम लोग सबसे पहला विधि पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रश यूज की जाती है कार्बन ब्रश की यूज की जाती है। तो ये ब्रश भी हमें कम्यूटेशन को सुधारने के लिए मदद करती है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे ये जो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है जिसको हम लोग पहले यहाँ से इस तरीके से कट करके इस तरीके से फैला लेंगे। देखिए यहाँ से इसको अगर कट करके इसको ऐसे सीधा कर दिया जाए, देखिए कुछ इस तरीके का हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए एक सेगमेंट हो गया, दो सेगमेंट हो गया, तीन सेगमेंट हो गया, चार सेगमेंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए सेगमेंट जब भी रहेंगे सम संख्या में रहेंगे वो, तो ये 12 सेगमेंट मान लेते हैं हमारे पास है। देखिए ये सेगमेंट आया इस तरीके से। कैसे, ये सेगमेंट जो यहाँ पर है इसको यहाँ बीच से काट के इस तरीके से फैला दिए, तो यही संरचना प्राप्त होगी। अब देखिए हमारे कार्बन ब्रशेस कहाँ रखे रहेंगे। अगर पहला कार्बन ब्रश हमारा यहाँ पर है इस तरीके से और दूसरा कार्बन ब्रश यहाँ पर है, माने एक दूसरे से 180 डिग्री, माने यहाँ पर देखिए एक दूसरे के सामने रहते हैं, यानी 180 डिग्री पर मान लेते हैं दूसरा यहाँ पर आ रहा है। ये कार्बन ब्रशेस है हमारी। तो देखिए क्या होता है, जब ये रोटेट होता है मशीन का आर्मेचर हमारा रोटेट होता है, मशीन का आर्मेचर रोटेट होगा तो कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर एक रोटेटिंग पार्ट होता है और ये हमारा कार्बन ब्रश क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है। तो ये कार्बन ब्रश जो है कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ क्या होता है,
अलाइन रहता है, यानी उसी में रगड़ते रहता है, घिसते रहता है, इसी पर सरकते हुए चलता है। तो सरकते हुए मान लेते हैं कि इधर से इधर जा रहा है, ये दोनों फिक्स रहेंगे, ये और ये फिक्स रहेंगे। ये कम्यूटेटर ए हो गया मान लेते हैं, ये कम्यूटेटर बी हो गया। ये हमारा क्या है, फिक्स रहेंगे। ये हमारा एक रेलगाड़ी की तरह बढ़ते रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा पी सीधा हो गया, ये क्यू हो गया। ये एक दूसरे, देखिए यहाँ पर सर्कुलर है, तो ये पूरा इस तरीके से मोड़ेंगे तो एक ही बिंदु पर आके मिल जाएंगे, तो ये सर्कुलर बन जाएगा। तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है, चलते रहता है, ये प्रक्रिया घूमने की प्रक्रिया चलते रहता है। तो सेगमेंट पर जो है ये कार्बन ब्रश घिसते रहते हैं। तो होता क्या है, देखिए जब कम्यूटेशन की प्रक्रिया होती है तो यही होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेगमेंट मान लेते हैं आर है और ये एस है, ये वाला सेगमेंट, ये दोनों। और यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट के बीच में ये कार्बन ब्रश घिस रहा है। इसको मान लेते हैं हमारा एम है और ये वाला एम, ये वाला एन है। देखिए विचार करिएगा, जब कार्बन इसके संपर्क में ज़्यादा है, देखिए आर वाले के संपर्क में, आर वाले के संपर्क में ज़्यादा है, तो इसकी करंट, आर की करंट इसमें ज़्यादा जाएगी और आर एस की कम जाएगी। और यहाँ पर विचार करें तो यहाँ पर देखिए एन के संपर्क में ज़्यादा है, एम के संपर्क में कम है, तो यहाँ पर एन वाली करंट जो है इसमें ज़्यादा जाएगी। तो होता क्या है, कॉइल्स भी इसी के साथ जुड़ी रहती हैं। देखिए कॉइल्स के टर्मिनल भी इसी के साथ इस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, इस तरीके से आगे भी जुड़ा रहता है। तो जो हमारा एमएनए और जीएनए एक ही पॉइंट पर रहना चाहिए सामान्य अवस्था में, लेकिन होता क्या है, जब हमारा मशीन लोड पे काम करता है, मशीन का मतलब हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं, जनरेटर हमारा जब मशीन लोड पे काम करता है उस समय आर्मेचर रिएक्शन की प्रतिक्रिया होती है। आर्मेचर रिएक्शन की प्रतिक्रिया होने के कारण क्या होता है, ये हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स था डिस्टोर्ड हो जाता है, डिस्टोर्ड माने विरूपित हो जाता है, और यहाँ पर जो है फ्लक्स घनत्व ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ इस पॉइंट पर फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण इस बिंदु पर यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर भी सामान्य अवस्था में जो कॉइल में ईएमएफ होता है उसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर 0 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो है एमएनए हमारा शिफ्ट होकर कुछ यहाँ आ जाता है, एमएनए यहाँ आ जाता है। तो अब कॉइल में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था यहाँ पर 0 होने के बजाय यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे 0 होने के बजाय यहाँ पर होगा। लेकिन हमारा कार्बन ब्रश अभी भी यहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो ईएमएफ रहता है जो यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद देखिए पहले यहाँ हो रहा था हमारा जो है न्यूट्रल 0 हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है न्यूट्रल, यहाँ हो रहा है, जबकि ईएमएफ जो है इसमें प्रेरित हो रहा है। ये ईएमएफ प्रेरित हो रहा है तो इसको, ये ईएमएफ और ये ईएमएफ दोनों प्रेरित हो रहा है, तो ये एक दूसरे को सर्कुलेटिंग पाथ दे देंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने लगती है। स्पार्किंग होने लगती है, तो इस स्पार्किंग मतलब क्या होता है, हाई करंट को ही हम लोग बोलते हैं स्पार्किंग। तो करंट हाई है, तो करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये कार्बन ब्रश जो लगा रहे हैं इसकी चौड़ाई को घटा देंगे, या किसी मशीन में जो है ये कार्बन जो ब्रशेस यूज़ की जा रही हैं कॉपर की होती हैं, तो उन मशीनों में क्या करते हैं, कॉपर की ब्रशेस को हटाकर हम लोग कार्बन की ब्रशेस यूज कर लेते हैं। अब कार्बन की ब्रश यूज करने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए कार्बन ब्रश का यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है कॉपर से अधिक होती है। जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और कार्बन का रेजिस्टेंस, इसको कार्बन ब्रश हम लोग भले बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में होती है ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ये कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। तो हम लोग कम्यूटेशन पे बात कर रहे थे, जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारी कार्बन की ब्रश है इसका रेजिस्टेंस Cu से ज़्यादा होगा, किसका, कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कार्बन का ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगी, I बराबर
V/R होता है। तो यहाँ जो जिस वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस वोल्टेज का मान तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर जो कम्यूटेशन सुधारने की विधि की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में, तो इस V को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो अभी हम लोग R की बात कर रहे हैं, R द्वारा जो रेजिस्टेंस द्वारा हम लोग कम्यूटेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग R पे विचार करेंगे। तो R को बदल कर, यानी कार्बन को जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, कार्बन बेस को, या इसकी चौड़ाई को कम कर देंगे, तो R का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। R का मान जैसे बढ़ेगा तो ये सर्कुलेटिंग जो करंट यहाँ पर स्पार्क कर रही थी उसको रास्ता कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि हमारा R हाई हो चुका है। तो क्या होता है, स्पार्किंग जो है कम हो जाती है। तो स्पार्किंग कम होने से क्या होता है, हमारा जो है कम्यूटेशन की प्रक्रिया आसानी से होती है। और कम्यूटेशन क्या होता है, इसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। कम्यूटेशन होता क्या है कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में, यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन की बदलने की घटना को क्या कहते हैं, हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। और कम्यूटेशन की घटना एक टाइम लिमिट के अंदर हो जानी चाहिए। यदि टाइम लिमिट के अंदर नहीं होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग डीले कम्यूटेशन। और डीले कम्यूटेशन में क्या होता है, कार्बन और कम्यूटेटर के बीच क्या होता है, स्पार्किंग होने लगती है। स्पार्किंग से ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, डैमेज हो जाता है और अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं मशीन में। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस द्वारा कम्यूटेशन को सुधारने की विधि। अब इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा तरीका है वोल्टेज कम्यूटेशन। तो वोल्टेज कम्यूटेशन को हम लोग समझते हैं दूसरा तरीका। अब कम्यूटेशन की सुधारने की दूसरी विधि हमारा क्या है, दूसरी विधि क्या है, वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन तो वोल्टेज कम्यूटेशन को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर फिर से विचार करेंगे कि देखिए यहाँ जो हमारा MNA और GNA था, इस पर स्पार्किंग क्यों हो रही थी, सर्कुलेटिंग करंट के कारण। और करंट कब आता है हमारा, जब कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज होगा। जो वोल्टेज यहाँ पर न्यूट्रल हो जाना चाहिए, इन कॉइल में जो आर्मेचर के कॉइल्स में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही थी, इसको यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए MNA पर, जो पुरानी MNA थी। लेकिन MNA हमारा शिफ्ट होकर यहाँ हो गया है, तो ये वोल्टेज यहाँ जीरो ना होकर यहाँ पर जीरो हो रही है। इसी वोल्टेज के कारण जो है ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही थी, जो हमारा कम्यूटेशन को डिले कर दे रहा था। तो जिस वोल्टेज के कारण हमारा कम्यूटेशन डिले होता है, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण, रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण कम्यूटेशन में डिले होता है और ब्रशों पर स्पार्किंग होती है, तो जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वही सर्कुलेटिंग करंट को जन्म देती है, जिसके कारण सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर आर्मेचर और कार्बन ब्रश के बीच में फ्लो होती है। तो वोल्टेज कम्यूटेशन जो होता है, इस वोल्टेज कम्यूटेशन विधि में क्या करते हैं हम लोग, इस रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है मशीन में कि इस रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर और विपरीत दिशा में एक अन्य वोल्टेज डेवलप किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंजेक्टेड वोल्टेज और रिएक्टेंस वोल्टेज दोनों परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर जो रिएक्टेंस वोल्टेज हमारा आ रहा है, जिसके कारण स्पार्किंग हो रही है, इस स्पार्किंग करने वाले वोल्टेज और को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। और वोल्टेज विधि में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन में एक
दूसरी ईएमएफ जिसकी जो है परिमाण इस रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर हो, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसके द्वारा हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वोल्टेज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारा जो इसमें सर्कुलेटिंग करंट था वो फ्लो नहीं होगा। इसी विधि को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसके थ्योरी को भी देखेंगे। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं थ्योरी को भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। अब हमारा तीसरा विधि है ब्रशों को शिफ्ट करके या ब्रश शिफ्ट विधि। इसको लिखेंगे ब्रशों को शिफ्ट करके। अब ब्रशों को शिफ्ट करके कैसे जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है रिएक्टेंस वोल्टेज को। देखिए पहले हमारा ब्रश यहाँ था, अभी हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं। ब्रश यहाँ थे और MNA हमारा जो है यहाँ से जाके यहाँ आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये दोनों जो है, ये कार्बन ब्रश और ये कार्बन ब्रश दोनों के एक साथ क्या करते हैं, किसी विधि द्वारा ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करके कार्बन ब्रशेस को हम लोग यहाँ पर ला देते हैं। इस अवस्था में यहाँ से हटाकर यहाँ ला देते हैं जहाँ हमारा MNA आया था। पुराना MNA यहाँ था, यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज आ रहा था जिसके कारण स्पार्किंग हो रही थी, और यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रशों को ही जो नया MNA है हमारा उस पर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, स्पार्किंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है जो कि यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज को उत्पन्न नहीं होने देता। तो ये हमारा ब्रश शिफ्ट विधि होती है कम्यूटेशन को सही करने की। और सबसे अंतिम विधि हमारी है इंटरपोल के उपयोग से। अब इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल को पहले समझ लेते हैं, फिर ये कैसे काम करता है ये विधि इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले इसको जो है, जो फिगर बना हुआ है इसको इरेज कर लेते हैं। आइए इंटरपोल को समझते हैं। देखिए फिर से हम लोग 2 पोल की मशीन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पोल हो गया N, ये हमारा सेकेंड पोल हो गया S, और ये हमारा आर्मेचर हो गया। ये हमारा MNA और GNA, MNA/GNA। इधर क्रॉस कंडक्टर रहते हैं और इधर डॉट कंडक्टर रहते हैं। देखिए इंटरपोल्स क्या होते हैं, इंटरपोल्स होते हैं हमारे पास छोटे छोटे पोल्स। जो ये हमारा मेन पोल है इसी से थोड़ा सा छोटा, देखिए ये कुछ इस तरीके के होते हैं, टैपर्ड। टैपर्ड क्यों होते हैं इसको भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये भी टैपर्ड बने होते हैं, और इन पे कॉइल्स लिपटी होती हैं इस तरीके से, कॉइल्स लिपटी होती हैं। और ये कॉइल क्या होती हैं, ये आर्मेचर से जो हमारा करंट फ्लो होता है इसी के श्रेणी में होती हैं। आर्मेचर के श्रेणी में इसकी वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो ये जो हमारे छोटे पोल्स होते हैं, मेन पोल के अलावा छोटे पोल होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरपोल्स। और इंटरपोल्स पर भी बाइंडिंग की जाती है, इंटरपोल्स पर भी बाइंडिंग की जाती है। और ये बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में होती है हमेशा, हर मशीन के लिए, चाहे DC शंट मोटर हो, शंट जनरेटर हो, श्रेणी जनरेटर हो, कंपाउंड जनरेटर हो, हर मशीन में ये क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है इसका जो हमारा इंटरपोल बाइंडिंग होता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। ये अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया करता है क्वेश्चन कि जो हमारा इंटरपोल्स होते हैं उसकी वाइंडिंग किसके श्रेणी में होती है या किसके साथ जुड़ी होती है, सीधे सीधे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा आर्मेचर वाइंडिंग के या आर्मेचर के श्रेणी में।
अब आइए इसको समझते हैं कि ये हमारा इंटरपोल्स किस तरीके से सहायता करते हैं हमारे कम्यूटेशन में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इंटरपोल्स की पोलैरिटी किस तरीके की होती है। इंटरपोल्स की पोलैरिटी किस तरीके की होती है। तो अभी हम लोग जनरेटर के लिए बात कर रहे हैं, इसी तरीके से मोटर के लिए भी होता है, थोड़ा सा जनरेटर से उल्टा होता है। तो जब हम लोग मोटर को पढ़ेंगे तो उसमें मोटर के पोलैरिटी के बारे में भी बात कर लेंगे। अभी हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर में इंटरपोल्स की पोलैरिटी कैसी होती है इसको समझते हैं। देखिए, जनरेटर हमारा घूमता है कुछ इस तरीके से दक्षिणावर्त दिशा में। तो जो ये पोल की पोलैरिटी होगी, हमारे इंटरपोल की पोलैरिटी, ये सामने जो आ रहा है पोल, उसके जो सामने देखिए इधर से घूम के इधर जा रहे हैं हम लोग, तो जहाँ जो सामने पोल आएगा उसकी पोल के समान होगा। तो यानी ये हमारा एस होगा। और फिर यहाँ बात करेंगे, देखिए यहाँ से घूम के हम लोग इधर जा रहे हैं, तो सामने कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है, तो ये हमारा एन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इंटरपोल्स की पोलैरिटी के बारे में लिखें, तो हम लोग लिखेंगे, उसमें दे देगा जनरेटर के लिए या मोटर के लिए। तो अभी हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर में इंटरपोल की पोलैरिटी होती है और जनरेटर के घूमने की दिशा में जो सामने पोल आएगा उसकी पोलैरिटी के समान रखी जाती है पोलैरिटी। तो देखिए यहाँ पर जो घूमने की दिशा है कुछ इस तरीके से, तो सामने हमारा एस आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी एस, यहाँ पर एन आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी एन आएगी। ये हमारा इंटरपोल्स की पोलैरिटी हो गई। अब इंटरपोल्स कैसे काम करते हैं और इनको और किन नामों से जाना जाता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, इंटरपोल को हम लोग कम्यूटेटिंग पोल भी कहते हैं। इसको देखिए किन किन नामों से जानते हैं, इसको लिख लेते हैं। इंटरपोल एक तो कहते हैं इंटरपोल्स, दूसरा इसी को हम लोग बोलते हैं जो है कम्यूटेटिंग पोल। कम्यूटेटिंग पोल्स, और इसी को बोलते हैं कैम पोल्स। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं इन नामों को अच्छे से याद कर लें। आपको केवल सेमेस्टर एग्जाम पार करना है तो आप किसी नाम को भी याद कर लीजिएगा, चल जाएगा, लेकिन तैयारी इसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको तीनों नामों को याद करना पड़ेगा। तो ये कैसे काम करता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, जब हमारा मशीन चलना प्रारंभ करता है लोड पर, फिर से हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पे आएंगे। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही हमारा जो है कम्यूटेशन उत्पन्न होता है। आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया नहीं होती और हमारा जो एमएनए था वो शिफ्ट नहीं होता तो कम्यूटेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो कम्यूटेशन को जन्म देने वाला क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। तो जब जब कम्यूटेशन की चर्चा होगी वहाँ पर हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ इंटरपोल्स क्या काम करता है, देखिए जब हमारा मशीन लोड पर काम करने लगता है और एमएनए हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। एमएनए लोड पर काम करने के समय एमएनए हमारा शिफ्ट होकर यहाँ आ गया लोड के समय। अब आर्मेचर की प्रक्रिया हो रही है, एमएनए शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर स्पार्किंग होना चालू हो जाएगा जब ये इंटरपोल्स नहीं होंगे तो। और स्पार्किंग क्यों हो रहा है, यहाँ पर स्पार्किंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स जीरो होना चाहिए था। जो मैग्नेटिक अक्ष, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक क्षेत्र है उसको यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन एमएनए के शिफ्ट होने के कारण जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ और यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है। सबसे पहला चित्र याद करिएगा जिसमें मैंने बताया था, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का चित्र हमारा प्राप्त हुआ था। फील्ड, और ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये हमारा आर्मेचर था। तो आर्मेचर की जो लाइंस बनी थी कुछ इस तरीके से बनी थी, इस तरीके से, और ये हमारा मेन फील्ड था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव जीरो था यहाँ पर। तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय प्रभाव जीरो होने के कारण जो इसके अंतर्गत जो हमारे कॉइल्स आएंगी उनमें क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं वो जीरो हो जाता था। तो इसीलिए ब्रश पर किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग नहीं होता था। लेकिन जब हमारा एमएनए शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक क्षेत्र रहता है। मैग्नेटिक इसी मैग्नेटिक क्षेत्र के कारण जो है यहाँ पर जो कुंडली पहुँच रही है उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। यदि इस मैग्नेटिक क्षेत्र को हम लोग किसी विधि द्वारा न्यूट्रलाइज कर दें,
तो रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरपोल्स। ये इंटरपोल्स यूज किए जाते हैं। तो ये इंटरपोल्स इतनी मात्रा में जो है फ्लक्स को या एमएमएफ को उत्पन्न करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों ही बिंदुओं पर जहाँ पर हमारे कार्बन ब्रशेस रखे हुए हैं, कि जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बच रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो न्यूट्रलाइज हो जाने पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज बनेगा ही नहीं और स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक, ये हमारा होता है इंटरपोल्स के कार्य करने का तरीका, जो हमारे कम्यूटेशन में सुधार करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं मैंने क्या समझाया। आइए अब इसका थ्योरी कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं शुरू से। देखिए, तो सबसे पहली विधि हमारी थी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो इसकी थ्योरी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन विधि में सुधार, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन विधि में कम्यूटेशन सुधार के लिए कार्बन ब्रश का उपयोग कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच संपर्क प्रतिरोध बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे स्पार्किंग में कमी आ जाती है। कार्बन ब्रशेस के उपयोग से स्पार्किंग में कमी आ जाती है, क्योंकि कार्बन ब्रश का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है। मैंने डिटेल में समझा दिया है, लिखने के लिए आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे उपयुक्त यही लग रहा है जो मैंने लिखा है। इसके बाद हमारा दूसरा है वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन विधि में कम्यूटेशन प्रक्रिया से गुजरने वाली क्वाइल्स में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड करने की व्यवस्था की जाती है। जो रिएक्टेंस वोल्टेज हमारा क्वाइल में उत्पन्न हो रहा था उसके विपरीत क्या होते हैं, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड कराने की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को इंजेक्टेड वोल्टेज कहते हैं, तथा जिस वोल्टेज के द्वारा स्पार्किंग की क्रिया होती है उसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। जो हमारे आर्मेचर में उत्पन्न हुआ था रिएक्टेंस वोल्टेज जो स्पार्किंग करा रहा था, उसके विपरीत क्या करते हैं, एक हम लोग इंजेक्टेड वोल्टेज की व्यवस्था करते हैं। और दोनों की दिशाएं विपरीत और बराबर होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, कम्यूटेशन में सुधार हो जाता है। और तीसरा तरीका हमारा है ब्रशों को शिफ्ट करके, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया है पीछे। इसको लिखना किस तरीके से है, जनित्र में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव के कारण एमएनए रोटेशन की दिशा में शिफ्ट हो जाने से कम्यूटेशन डिले हो जाता है। एमएनए हमारा किधर शिफ्ट हुआ था, जनित्र में, जिधर जनित्र घूम रहा था, उससे कम्यूटेशन डिले हो जाता है। अतः ब्रशों को भी शिफ्ट हुए एमएनए पर शिफ्ट करने पर कम्यूटेशन पर सुधार हो जाता है। जहाँ हमारा एमएनए शिफ्ट हुआ था हम लोग ब्रश को भी वहीं शिफ्ट कर देंगे, तो स्पार्किंग हमारी कम होगी या फिर नहीं होगी। देखिए, अगला विधि है हमारा इंटरपोल्स के उपयोग से। इंटरपोल्स मेन पोल्स के बीच में ही रखे गए छोटे पोल्स होते हैं। इन्हें कम्यूटेटिंग पोल, कैम पोल आदि नामों से जाना जाता है। इन पर भी वाइंडिंग की गई होती है और ये वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी में जुड़ी होती हैं, जो कि मैंने बताया था। जब आर्मेचर रिएक्शन की क्रिया होती है जिसमें आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न होकर मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इंटरपोल्स की उपस्थिति में आर्मेचर फ्लक्स के एमएमएफ को इंटरपोल के एमएमएफ से प्रभावहीन कर दिया जाता है। जो आर्मेचर रिएक्शन के जो एमएमएफ उत्पन्न हुए थे उन एमएमएफ को, एमएमएफ का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र ही, एम्पियर टर्न्स को ही एमएमएफ बोलते हैं, उसको जो है इंटरपोल्स के एमएमएफ से प्रभावहीन कर दिया जाता है, जिससे रिएक्टेंस वोल्टेज न बने।
नोट में लिखा गया इंटरपोल्स केवल अक्षय फ्लक्स को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त फ्लक्स प्रदान करते हैं, ये मेन फील्ड फ्लक्स में विकृति को दूर नहीं करते हैं। यानी जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फील्ड फ्लक्स में जो विकृति आई थी उसमें सुधार नहीं करते हैं इंटरपोल्स, केवल क्या करते हैं जो हमारे एमएनए पर जो पहला पीछे हमारा जो सबसे पहले एमएनए हुआ करता है नो लोड पर, वहाँ पर जो हमारा फ्लक्स आया था आर्मेचर रिएक्शन के कारण उसी को केवल दूर कर देता है बस। ये हमारे विकृति को जो मेन फील्ड फ्लक्स में विकृति होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, उसको सुधार नहीं करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फ्लैश ओवर क्या होता है। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। यदि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।